नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में आज एक ऐसी तबाही मची जैसे कोई फाइनेंशियल सुनामी ही आ गई हो। टोक्यो से लेकर मुंबई तक हर स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो हमको सिर्फ लाल ही दिखाई दिया। और इस सब के पीछे एक ही नाम है डोनाल्ड ट्रंप। 7 अप्रैल 2025 का आज का दिन दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बहुत भयानक झटके से कम नहीं था। टोक्यो का निकी इंडेक्स लगभग 8% नीचे आ गया, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 9% नीचे आ गया और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हमको 5% से ज्यादा का क्रैश जो था वो देखने को मिला। इस सडन मेल्टडाउन के पीछे एक ही वजह है, एक ही नाम है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके लगाए गए नए रेसिप्रोकल टैरिफ, जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म झटका है या फिर ट्रंप के टैरिफ दुनिया को एक नए इकोनॉमिक वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं? खैर, वॉर भी शुरू ही हो चुकी है, कोई कमी तो छोड़ी नहीं है अमेरिका ने। यह स्थिति हमने पहले अक्टूबर 1987 के दौरान भी देखी थी और आज का मंडे हमको ब्लैक मंडे, जो 1987 का ब्लैक मंडे था, उसकी याद दिलाकर चला गया। उस दिन अमेरिका का डो जोन इंडेक्स एक ही दिन में 22% नीचे आ गया था। एक ऐसा इकोनॉमिक क्रैश जिसे अब तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट कोलैप्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार का ये जो क्राइसिस है, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव मार्केट पैनिक नहीं है। इस बार के पीछे एक डेलिब्रेट पॉलिसी डिसीजन है जिसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अलायंसेस तक भी पहुंच रहा है। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने कहा था दैट मार्केट्स आर मूव्ड नॉट ओनली बाय फंडामेंटल्स बट बाय एनिमल स्पिरिट्स। और ट्रंप के टैरिफ ने एग्जैक्टली वही एनिमल स्पिरिट्स जो है वो वापस जगा दिए हैं। फियर, रिटेलिएशन और अनसर्टेनिटी, जो किसी भी मार्केट को गिराने के लिए काफी होते हैं, और वो अब मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या यह एक टेंपरेरी रिएक्शन है या एक नई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का आगाज हो चुका है? क्या ट्रंप की यह नीति अमेरिका को इकोनॉमिक विक्ट्री देगी या फिर खुद उनके ही देश को इन्फ्लेशन और बैकलैश के बीच में झोंक दिया जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस नए ब्लैक मंडे के सीन से। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, मंडे की सुबह हुई और टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है निकी 225 इंडेक्स, वो लगभग 9% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 8% नीचे चला गया। जापान के फ्यूचर ट्रेड का तो सर्किट ब्रेकर लगने की वजह से सस्पेंड ही उनको करना पड़ गया। भले ही फ्राइडे तक इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने आप को स्टेबल बनाकर रखा हुआ था, लेकिन आज हमने भी 5% की गिरावट देखी और वो भी जबरदस्त तेजी के साथ ये गिरावट आई। इसके पीछे का रीजन हम पहले ही समझ चुके हैं, ट्रंप और ट्रंप के लगाए गए नए रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप ने पिछले हफ्ते जो ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी उसका असर संडे रात को डो जोन इंडेक्स और एसएनपी फ्यूचर के अंदर हमको देखने को मिला और मंडे तक पूरी दुनिया ही इसकी शॉक वेव्स के चपेट में आ गई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह टैरिफ सस्टेनेबल भी है? क्या यह डिसीजन पॉलिटिकल स्टंट है या फिर स्ट्रेटेजिक मूव है? दोस्तों, वैसे तो कुछ एनालिस्ट पहले कह रहे थे कि ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना गलत साबित हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने लिटरली टैरिफ लगा दिए हैं और वो भी किस बेसिस पर? एक सिंपल से फॉर्मूला के बेसिस पर। चलिए इस फॉर्मूला को भी समझते हैं। ट्रंप ने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। इस फॉर्मूले का नाम है ट्रंप फॉर्मूला, ट्रंप टैरिफ फॉर्मूला। इसमें ट्रंप ने ट्रेड सरप्लस ऑफ कंट्री को यूएस के टोटल ट्रेड डेफिसिट के साथ डिवाइड किया और मैक्सिमम टैरिफ रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करने का काम किया, यानी कि बेस टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई करने का काम किया। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगता है कि आपने ऊपर रखा ट्रेड सरप्लस ऑफ द कंट्री, नीचे रखा टोटल यूएस ट्रेड डेफिसिट और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने मैक्सिमम या फिर बेस टैरिफ रेट से। बहुत ही सिंपल लगा, लेकिन इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा कोई कंट्री यूएस को माल बेच रही है और यूएस से ले नहीं रही है, यूएस से माल खरीदने का काम नहीं कर रही है, उस पर उतना ही इंपोर्ट टैक्स लगा दो। जैसे मान लो चाइना का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस $300 बिलियन है और यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट $600 बिलियन है और बेस टैरिफ रेट 10% ही मान लो, तो फॉर्मूला के हिसाब से 300 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 30 आ जाएगा 25%। तो चाइना के माल पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी जाएगी। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। यह फॉर्मूला एक साल के ट्रेड के डाटा के ऊपर बेस्ड है और ग्लोबल ट्रेड स्टैटिक तो होती नहीं है। कंट्रीज हमेशा अपनी जो ट्रेड है वो बदलती रहती हैं, कंट्रीज अपना रास्ता बदलती रहती हैं, कंट्रीज कभी ज्यादा ट्रेड हो जाएगी, कभी कम ट्रेड हो जाएगी, हमेशा ट्रेड एक जैसी नहीं रहती है। और ग्लोबल ट्रेड स्टैटिक नहीं होता है, कंट्रीज अपना रास्ता बदलती रहती हैं। जैसे जर्मनी पर अगर 20% टैरिफ लगा दिया गया और यूके के ऊपर 10% टैरिफ ही लगाया गया, तो जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी अपने माल को यूके बेचेगा और यूके में अपना लेबल चेंज करेगा और उसको अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या? अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हर शिपमेंट के रूल्स ऑफ ओरिजिन वेरीफाई करने पड़ेंगे। ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी को इग्नोर करता है। रिकार्डो की थ्योरी कहती है कि हर कंट्री को वही चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसमें उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। पर अगर हर कंट्री पे
अलग अलग टैरिफ लगाए जाए तो वो नेचुरली एफिशिएंट ट्रेड डिस्टर्ब होगा ही होगा। रिजल्ट ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और सबको नुकसान होगा, इंक्लूडिंग अमेरिकन कंज्यूमर को भी इससे नुकसान होगा। ये ट्रेड वॉर नहीं, इकोनॉमिक सेल्फ गोल बन जाता है और अमेरिका इससे अपना खुद का ही नुकसान कर रहा है। ये टैरिफ के पीछे ट्रंप के अजम्पशन थे कि बाकी कंट्रीज रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन भाई जियोपॉलिटिक्स में नेशनल प्राइड भी एक फैक्टर होता है। चाइना ने पहले तो पेशेंस दिखाए रखा था, लेकिन अब उन्होंने भी पूरी तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएटरी डिजिटल सर्विस टैक्स ला सकती है मेटा कंपनी के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर, एप्पल जैसे जायंट्स को डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। और आयरन तो देखो, लिसोथो एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री जिसका जीडीपी सिर्फ $2.4 बिलियन का है, अमेरिका ने उस पर भी 50% टैरिफ लगा दिए हैं। पर क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को डायमंड एक्सपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन वो खुद अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेडागास्कर, बांग्लादेश और इवन ताइवान सबको टारगेट किया गया है। ताइवान के जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स हैं उनको शायद एग्जेम्पशन मिल गई है, लेकिन बाकी सब पर टैक्स लगा दिया गया है। और एग्जेम्पशन लिस्ट में रशिया और नॉर्थ कोरिया शामिल है, मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया है। आई मीन सीरियसली क्या कर रहे हैं ये? इस सब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या? कभी बोला जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी, कभी बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, और अब बोला जा रहा है कि इससे पैसा आएगा जिसके चलते अमेरिका के अंदर टैक्स कट्स लेकर आए जाएंगे। मतलब एजेंडा जो है ट्रंप का वो हर हफ्ते ही बदल जाता है। अब बात करते हैं इनके डोमेस्टिक बैकलैश की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है। हायर टैरिफ का मतलब होता है महंगाई। यूएस में इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी डिसेंट शुरू हो चुके हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यूएस ट्रेजरी को पैसा देना बंद कर दिया तो अमेरिका का एक जो हिस्टोरिक एडवांटेज था कि उसकी करेंसी ग्लोबल रिजर्व है, वो भी खत्म हो सकती है। ये वही लेवल का मूवमेंट हो सकता है जैसे 2022 में यूएस ने रशिया के फॉरेन एसेट्स फ्रीज किए थे। उसके बाद दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर पर डिपेंड करना कम कर दिया था और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। आरबीआई भी उनमें शामिल था। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस फेडरल रिजर्व का रेट कट साइकिल भी ट्रंप के टैरिफ की वजह से डीरेल हो सकता है। इन्फ्लेशन के प्रेशर में फेड को अपने रेट कट्स को रोकना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके ग्राउंड लेवल इंपैक्ट की। एमआईटी, हार्वर्ड और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ट्रंप के पिछले टर्म के टैरिफ का कोई मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ था यूएस की एम्प्लॉयमेंट पर। स्टील इंपोर्ट पर टैक्स लगाने के बाद भी स्टील प्लांट्स में जो जॉब बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी थी। उल्टा रिटेलिएटरी टैक्सेस ने यूएस फार्मर्स को नुकसान पहुंचाया था। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी और जो टैरिफ रेवेन्यू से कंपेंसेट किया गया था, लेकिन वो कोई भी सोल्यूशन नहीं था, सिर्फ एक बैंडेड सोल्यूशन था। मतलब दूसरी कंट्रीज ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया, अमेरिकन फार्मर्स को उससे नुकसान हुआ, फिर अमेरिकी सरकार को अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ी। जो टैरिफ रेवेन्यू से कंपेंसेट किया गया, यानी कि जो टैरिफ लगाए गए उससे जो पैसा आया उससे ही आपने सब्सिडी दे दी, तो आपको नेट फायदा क्या हुआ? जीरो। ये सिर्फ एक बैंडेड सॉल्यूशन था। इस बार भी वही पैटर्न दिख रहा है। चाइना तो रिटेलिएट कर चुका है और यूरोपियन यूनियन भी डिजिटल सर्विसेज पर अटैक कर सकता है। फेसबुक, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज को इससे बड़ी चोट भी लग सकती है। इन्हीं कंपनीज ने यूएस स्टॉक मार्केट की रैली को लीड करने का काम किया था, और अगर ये गिर गए तो ब्लैक मंडे जैसा ब्लड बाथ बार बार हो सकता है। तो क्या एंड गेम भी हो सकता है? क्या अमेरिका को इससे और क्या नुकसान होगा? एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ट्रंप पॉलिटिकल प्रेशर में आकर टैरिफ्स को डाइल्यूट करेंगे, या कुछ कंट्रीज जैसे कि वियतनाम या कंबोडिया से डील करके अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि यूएस कांग्रेस व्हाइट हाउस से टैरिफ पावर वापस ही ले लेगी। लीगल चैलेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का मिसयूज भी किया है, जबकि यह कोई रियल इमरजेंसी तो है भी नहीं। तो दोस्तों आज की ट्रेड वॉर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक भी है। ट्रंप चाह रहे हैं कि वर्ल्ड उनकी टर्म्स पर डील करे, लेकिन दुनिया अब इतनी सिंपल नहीं रही है। उनके खिलाफ अमेरिका में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और इसको भी आगे समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब एक प्रेसिडेंट और दुनिया का सबसे अमीर आदमी मिलकर पूरा सिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब लोगों को लगता है कि उनके राइट्स छीने जा रहे हैं तो क्या होता है? आंसर सिंपल है, प्रोटेस्ट होता है। और क्या होता है? और वो भी मैसिव स्केल पर होता है। तो दोस्तों सैटरडे को अमेरिका में कुछ हिस्टोरिक हुआ था। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के 50 स्टेट्स में एक साथ प्रोटेस्ट हुए थे। उन प्रोटेस्ट का नाम था हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब बस करो, अब और अमेरिका के अंदर ट्रंप की तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी। लोग ऐसा बोल रहे थे। ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं थी। अमेरिका में 1400 से ज्यादा जगह पर 6 लाख से ज्यादा लोग स्लोगन्स अनाउंस कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे। और क्या स्लोगन्स थे उनके? प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड्स ऑफ आवर राइट्स, और सबसे पॉपुलर ट्रंप और मस्क इन दोनों को ही हटाया जाए। इस प्रोटेस्ट को लीड किया था प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ने, जिनका कहना है कि ट्रंप और मस्क मिलकर अमेरिका की डेमोक्रेसी का होस्टाइल टेकओवर कर रहे हैं। 1400 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए अक्रॉस ऑल 50 स्टेट्स। फेडरल बिल्डिंग, स्टेट कैपिटल, पार्क्स और इवन सिटी हॉल्स तक लोग जमकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि चाहे तुम्हें डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहे अटैक से गुस्सा हो, या जॉब्स खतरे हो, या जॉब्स का तुम्हारा डर हो कि तुम्हारी जॉब्स जा सकती हैं, तुम्हारी प्राइवेसी के ऊपर भी इन्वेजन हो रहा है, इसलिए तुम सबको एक साथ आकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। यह मूवमेंट सिर्फ अमेरिका तक सीमित भी नहीं था। लंदन, पेरिस और दुनिया के कई मेजर सिटीज के अंदर भी प्रोटेस्ट देखे गए, और इंडिविजिबल
नाम के ग्रुप के अकॉर्डिंग लगभग 6 लाख लोग पहले से रजिस्टर कर चुके थे इन प्रोटेस्ट के अंदर अटेंड करने के लिए। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि लाखों लोग इसके अंदर आए थे और उनके 3 मेजर डिमांड थी कि बिलियनियर टेकओवर को बंद किया जाए, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी जैसे फेडरल फंड्स की कटिंग रुकनी चाहिए, इमिग्रेंट्स, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और ट्रांस लोगों के खिलाफ हो रहे अटैक्स भी खत्म होने चाहिए। और अब इन्हीं डिमांड्स के बीच एलोन मस्क का नाम आता है स्पॉटलाइट में। एलोन मस्क जो अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ बने बैठे हैं, उन्होंने ओपनली कहा है कि यूएस एड जो दुनिया के पूरे लोगों की मदद करता है उसे बंद कर देना चाहिए और बंद कर भी दिया गया है। फेडरल एजेंसीज ने 1.2 लाख यानी कि कम से कम 1,20,000 से ज्यादा लोगों को फायर कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जहां 73 मिलियन अमेरिकन का भविष्य जुड़ा है, वहां भी मास रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, ऐसे डिपोर्टेशन ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जहां इनोसेंट लोगों को भी गलती से निकाल दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट का मैसेज सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। जब मिलियनियर्स या बिलियनियर्स डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने लगते हैं, तब आवाम को सड़क पर उतरना चाहिए और अपने राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। तब प्रोटेस्ट करना आपका फर्ज बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अपने टैरिफ वॉर में जीतेंगे या अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।